Bismillahirrahmanirrahim. So this is the third part of the chapter 1 Kelton bone. अभी जो रिमेनिंग पेजेस किए हैं वो हमने किया था हमारा 19 और 20 पेज किया था जो हमारा सेकंड पार्ट था. अब ये हमारा 21 से स्टार्ट है ये वाला पार्ट. ओके, जॉइंट पोजीशनिंग और एवेल्यूएशन ऑफ ट्रीटमेंट ये हमारा टॉपिक है और इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जॉइंट पोजीशनिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है. तो सक्सेसफुल एवेल्यूएशन करने के लिए, स्पाइन को मोबिलाइज करने के लिए थेरेपिस्ट को पता होना चाहिए कि प्रिसाइज पोजीशन उस मोबाइल सेगमेंट की क्या बनती है. उसके तीनों प्लेन्स में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेन में वो प्लेस करके देखते हैं. सैजिटल प्लेन में आपको पता है फ्लेक्शन एक्सटेंशन पॉसिबल होती है, फ्रंटल के अंदर साइड बेंडिंग, ट्रांसवर्स के अंदर रोटेशन होती है. और करेक्ट पोजीशनिंग जो होती है वो इंकरेज करती है कि ओके कौन सी जो मूवमेंट्स हैं उनको मैंने इंकरेज करना है या मैंने लिमिट करना है, जॉइंट डिसफंक्शन कहाँ पे और सेफ मोबिलाइजेशन कैसे परफॉर्म करनी है. अब जो हमारे पास 3D जॉइंट पोजीशंस पता चलती हैं उसकी 3 मेन कैटेगरीज आती हैं जिसमें रेस्टिंग पोजीशन, एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन और नॉन रेस्टिंग पोजीशन इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे. सो ये बुक का पार्ट है जिसके अंदर हमने रेस्टिंग पोजीशन बताया हुआ है और इसके अंदर इस तरह करके लिखा हुआ है. मैं अब इसको हेडिंग्स के साथ आपको एलेबोरेट करके बताती हूँ. रेस्टिंग पोजीशन में सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताई गई कि रेस्टिंग पोजीशन क्या होती है. वो रीजन जहाँ पे पेरी आर्टिकल स्ट्रक्चर मोस्ट लैक्स्ड है, जॉइंट कैप्सूल और लिगामेंट भी लैक्स है और ग्रेटेस्ट जॉइंट प्ले उसका अवेलेबल है. ठीक है, तो इसको लूज बैक पोजीशन कहते हैं और ये हमारे पास वो होता है जहाँ पे पेरी आर्टिकल स्ट्रक्चर मोस्ट लैक्स है, ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ जॉइंट प्ले होता है. और यहाँ पे जो पेशेंट होता है उसके लिए सिम्टम फ्री होती है, कंफर्टेबल होती है. और ये रेस्टिंग पोजीशन जो होती है वेरी करती है इंडिविजुअल्स के दरमियान. तो सबसे पहले डेफिनेशन हो गई, पेरी आर्टिकुलर रिलैक्स है, जॉइंट लैक्स है और ग्रेटेस्ट जॉइंट अवेलेबल है. इसका दूसरा नाम लूज बैक पोजीशन है जो कि मैककोनेल ने नाम दिया था. ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए. और बहुत से जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए कंफर्टेबल होती है क्योंकि यहाँ उन्हें दर्द नहीं होता, मसल टेंशन नहीं होता और वो कंफर्टेबल फील करते हैं. सो ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया. नेक्स्ट हमारे पास आता है यूजेस ऑफ रेस्टिंग पोजीशन. रेस्टिंग पोजीशन के जो यूजेस हैं उसमें आप ये काम करते हैं, सबसे पहले इवेल्युएट करते हैं जॉइंट प्ले को, डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं, ट्रीट करते हैं अपने सिम्टम्स को और ट्रीट करते हैं हाइपरमोबिलिटी को. इसी तरह डिटर्मिन करते हैं कि ट्रीटमेंट की डोजेज आपने कितनी देनी है. तो जॉइंट प्ले में क्या आती है, जॉइंट प्ले खुद बता रहा है जनाब. यहाँ पे रेंज और एंडफील्ड को देखो. डायग्नोसिस क्या है कि लो रिस्क ट्रायल ट्रीटमेंट जो कि सस्पेक्ट कर सकता है कि यार ये डिसफंक्शन तो नहीं है, तो आप वो टेस्ट परफॉर्म करते हो. ट्रीटेड में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की मोबिलाइजेशन अप्लाई करते हो. ग्रेड 2 की अगर हाइपोमोबिलिटी को ट्रीट करना है तो ग्रेड 2 की रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन और 3 की आप स्ट्रेच मोबिलाइजेशन लगाते हो. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रीटमेंट डोजेज. आपने डिटर्मिन करना है इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और मोबिलाइजेशन ग्रेड. ये भी आपको पता चल जाएगा कि डोज मैंने कितनी रखनी है ट्रीटमेंट की. अब नेक्स्ट पेज पे आपको पेज नंबर आपका 22 उसके ऊपर मेथड्स बताए हुए कि आपने रेस्टिंग पोजीशन को कैसे डिटर्मिन करना है. सबसे पहले तो उसको लो, उसके उस जॉइंट को और उसको अप्रॉक्सीमेट रेस्टिंग पोजीशन में जो कि स्टैंडर्ड नॉर्म्स होते हैं कि इस तरह से बैठते हैं, तो वो सर्वाइकल स्पाइन को मिसाल के तौर पे ले लो तो वो स्लाइड लॉर्डोटिक होती है. स्टेप 2 ये है कि उसके ऊपर अब आपने क्या करना है, ग्रेड 2 की ट्रैक्शन अप्लाई करनी है. मूवमेंट ऑफ ईज आप मैयर कर लोगे ओके कौन सी है बड़ी. फिर आप एडजस्ट करोगे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को स्लाइटली, फ्लेक्शन को भी एक्सटेंशन को भी, और यही जो ट्रैक्शन है इसको रिपीट करोगे, ग्रेटेस्ट ईज ऑफ मूवमेंट देख लोगे. फ्लेक्शन एक्सटेंशन से अब आप मूव करोगे साइड बेंडिंग की तरफ, फिर आप मूव करोगे रोटेशन की तरफ. तो सबसे पहले नॉर्म के मुताबिक आपने कर ली, फिर आपने ग्रेड 2 की ट्रैक्शन अप्लाई की, फिर आपने क्या किया, फ्लेक्शन एक्सटेंशन में देखा, फिर साइड बेंडिंग में देखा, यहाँ पे ट्रैक्शन अप्लाई की, फिर उसकी साइड बेंडिंग में मैक्सिमम जॉइंट प्ले देख लिया, फिर रोटेशन में आपने ग्रेटेस्ट ईज ऑफ मूवमेंट देख लिया तीनों प्लेन की रेस्टिंग पोजीशन में. और इस तरह मल्टी प्लेन्स में आप उसको मैयर कर सकते हो. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन. एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ के जनाब एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन में पेशेंट के जो सिम्टम्स या जॉइंट पैथोलॉजी होती है वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही होती है, उसकी बनने नहीं दे रही होती वो पोजीशन. तो इस केस में हमें बनवानी पड़ती है उसकी एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन जिस तरह से अभी आपने ऊपर पढ़ा था. तो जॉइंट की पोजीशन और ग्रेटेस्ट ईज को हमने देखना है, ट्रैक्शन को देखना है, लीस्ट मसल एक्टिविटी वगैरह हो, डिसफंक्शन जिसने कोज किया उसकी अब कम से कम हम कोशिश करेंगे वहाँ डिस्कम्फर्ट ना हो पेशेंट को. तो उस जगह पे हम रुक जाएंगे और माइंड में रखेंगे कि एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन वो होती है जहाँ पे लेस ईज और रेंज ऑफ मोशन देन रेस्टिंग पोजीशन होती है. तो इसको हम थोड़ा इलाबोरेट करते हैं इस फॉर्म में.
तो सबसे पहले हम पैथोलॉजी की बात करते हैं। समटाइम्स पेशेंट कैन नॉट रीच नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन। क्यों? क्योंकि उसको दर्द होता है, पैथोलॉजी कोई स्टिफनेस, को मसल स्पाज्म है। इस केस में थेरेपिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो एक्चुअल रेस्टिंग को पोजीशन को देखता है। तो आसान करके साइड पे लिख दिया। फिर हम डेफिनेशन बताते हैं। एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन वो होती है जहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी। ईज ऑफ मूवमेंट होती है, ग्रेटेस्ट ट्रैक्शन जॉइंट प्ले होता है, लीस्ट मसल रिएक्टिविटी होती है, लीस्ट टिश्यू टेंशन होती है, लीस्ट पेशेंट डिस्कम्फर्ट होता है। लेकिन जॉइंट प्ले यहाँ पे आपको कम मिलता है, जो कि नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन होती है। साफ जाहिर है क्योंकि वो पैथोलॉजी की वजह से उत्पन्न हुआ था, तो रेंज कम होगी। इंपॉर्टेंट क्लिनिकल नोट ये है कि पेशेंट जिनके अंदर स्पाइनल पेन होता है वो क्या कर लेते हैं, अपना एक पोस्चर बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं एंटाल्जिक पोस्चर। अब ये एंटाल्जिक पोस्चर की डेफिनेशन है कि बॉडी पोजीशन अडॉप्टेड टू रिड्यूस द पेन। लेकिन ये पोस्चर नॉट ऑलवेज ट्रू एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन नहीं होता। पेशेंट जो होता है वो कोशिश करता है वो अपराइट रहे फंक्शन परफॉर्म करने की वजह से, करने के लिए, लेकिन इससे वर्सन क्या होता है, उसके सिम्टम मजीद से मजीद बढ़ते जाते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ नॉन रेस्टिंग पोजीशन। नॉन रेस्टिंग पोजीशन के सबसे पहले इसी तरह डेफिनेशन। नॉन रेस्टिंग पोजीशन क्या होती है? एनी पोजीशन आउटसाइड द रेस्टिंग पोजीशन, उससे निकाल के बाहर जो भी होगी उससे नॉन रेस्टिंग कहेंगे। ये पोजीशन क्यों यूज़ होती है? डिटेक्ट करने के लिए सबटल जॉइंट डिसफंक्शन, यानी कि सबटल जॉइंट डिसफंक्शन का मतलब होता है कि हिडन डिसफंक्शंस क्या है उनको आइडेंटिफाई करना है, और ताकि हम उस पर स्पेसिफिक मोबिलाइजेशन टेक्निक अप्लाई कर सकें, उस स्पेसिफिक टिश्यू को टारगेट कर सकें। फिर इसमें करेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं, वो जहाँ पे जॉइंट प्ले स्मॉल हो, टिश्यूज़ जो होते हैं टेंशनड होते हैं, और डिसफंक्शन जो होता है वो विजिबल होता है। बिकॉज जॉइंट प्ले जो होता है ये एक कोई स्किल आपको रिक्वायर्ड होती है इसको देखने के लिए, और यहाँ पे रिस्क ऑफ इंजरी भी हायर होता है। इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, बिगनर अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए क्या है कि वो डिटर्मिन करेगा रेस्टिंग पोजीशन को स्टार्ट में। एडवांस थेरेपिस्ट जो होगा वो स्ट्रेच करेगा मोबिलाइजेशन इन नॉन रेस्टिंग पोजीशन वंस दे गेन एक्सपीरियंस। आहिस्ता आहिस्ता वो नॉन रेस्टिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बिगनर के लिए ये क्या है कि वो सबसे पहले रेस्टिंग पोजीशन को अटेन करे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, डैट इज़ जॉइंट लॉकिंग। जॉइंट लॉकिंग के सबसे पहले डेफिनेशन, ये वो टेक्निक होती है जिसके अंदर स्पाइनल मोबिलाइजेशन यूज़ की जाती है। जो एडजेसेंट स्पाइनल सेगमेंट है उनको सबसे पहले स्टेबलाइज करो। जॉइंट लॉक का मतलब होता है स्टेबलाइज करो, और जब ऊपर नीचे वाले स्टेबलाइज हो गए तो जिस टारगेट सेगमेंट को मूवमेंट अप्लाई करनी है उस पर अप्लाई कर दो। ये जॉइंट लॉकिंग होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? ये प्रिवेंट करता है कि जो आसपास के जो सेगमेंट्स हैं वो मूव ना करें, उस खास एरिया पे ही सिर्फ हमारा ट्रीटमेंट अप्लाई हो, मोबिलाइज हो, बाकी सब मूव ना करें। पर्पस क्या है? तो ये लोकलाइज कर दो ट्रीटमेंट को, ट्रीटमेंट की एक्यूरेसी हो, सेफ्टी हो, कोई अननेसेसरी मूवमेंट ना हो नियर बाय स्ट्रक्चर्स में। तो इससे क्या होगा? आपका ट्रीटमेंट इफेक्ट ऑफ सेफ हो गया। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, ठीक है। इस टेक्निक के अंदर टारगेट सेगमेंट मूव करता है और बाकी स्टेबल रहते हैं, तो सेम बात होगी। मीनिंग ऑफ लॉक क्या है? लॉक का मतलब ये नहीं होता कि जॉइंट अब रिजिड हो गया है, जैसे एक दरवाज़ा लॉक कर दिया, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये होता है जॉइंट इज़ हेल्ड बैक अगेंस्ट मूवमेंट फोर्सेस, उस पर वो मूवमेंट नहीं होगी उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जबकि उसके साथ वाले सेगमेंट पे मूवमेंट हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉकिंग कहाँ पे अप्लाई की जाती है। विदाउट लॉकिंग, सबसे पहले नुकसान बता देती हूँ कि विदाउट लॉकिंग क्या होता है कि मल्टीपल स्पाइनल सेगमेंट्स मूव कर रहे हैं, तो डिसफंक्शनल सेगमेंट जो होता है उसको ट्रीटमेंट मिलता ही नहीं है। तो लॉकिंग से फ़ायदा ये होता है कि सेगमेंट स्पेसिफिक हो जाता है, ट्रीटमेंट आपका प्रिसाइज हो जाता है। दो तरह की अब लॉकिंग होती है, इसको डिवाइड करते हैं, क्रेनियल लॉकिंग और कोडल लॉकिंग। क्रेनियल लफ्ज़ खुद बता रहा है कि ट्रीटेड सेगमेंट के ऊपर वाले को लॉक कर दो और नीचे बिलो वाले को लॉक कर दो, या बोथ अबव और बिलो वालों को लॉक कर दो। तो ये अब हमारा ये जो सेगमेंट है ये हमारा ट्रीटमेंट सेगमेंट है, ये हमारा ऊपर का था, ये हमारा नीचे का था। तो अगर आप ऊपर वाले को करते हो तो आपने क्रेनियल लॉक किया है, अगर आप नीचे वाले को करते हो तो आपने क्या किया है? कोडल लॉक किया है। लेकिन अगर आपने दोनों को कर दिया तो दोनों ही लॉक हो गए। सिर्फ ये वाला जो रीजन है इसी पे ही आपकी इंटीरियर पोस्टीरियर जो भी मूवमेंट अप्लाई होगी, ग्लाइड अप्लाई होगी, वो हो जाएगी, ठीक है। अब ये कम्प्लीटली अगर बोथ अबव दोनों को कर दोगे तो ये सिर्फ सारी मूवमेंट आइसोलेटली इसी पे लगना स्टार्ट हो जाएंगी। इसका इंपॉर्टेंट रूल ये है कि व्हेन बोथ साइड्स आर लॉक्ड, ट्रीटेड सेगमेंट मस्ट रिमेन इन रेस्टिंग और एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन। तो आपने उसको उसकी रेस्टिंग में ही रखना है। अब क्रेनियल लॉकिंग के एग्जांपल आप देखो, T6 T7 था, ठीक है, तो आपने स्टेबलाइज कर लिया T5 T6 को, ठीक है। अगर मैं कोडल लॉकिंग की बात करूं, कोडल लॉकिंग में L3 L4 था, तो उसने नीचे वाला L4 L5 को स्टेबलाइज कर लिया, L3 के ऊपर अप्लाई हो रहा है फॉर ये ट्रीटमेंट, ठीक है। अब स्पाइनल लॉकिंग अचीव कैसे होती है? थेरेपिस्ट क्या करता है? लॉक करता है बाय प्लेसिंग इट्स मूवमेंट पैटर्न दैट रिस्ट्रिक्ट्स मोशन। तो जो भी उसका मूवमेंट
पैटर्न है परा उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, उसकी मूवमेंट को वहाँ पे उसको रोक देगा। इससे स्टेबिलिटी आ जाती है एडजेसेंट सेगमेंट में। और इफेक्टिव लॉकिंग जो होती है वो कौन सी पोजीशन में होती है? नॉन कपल्ड मूवमेंट में होती है। अब नॉन कपल्ड मूवमेंट जो होती है ये इफेक्टिव होती है लॉकिंग के लिए, और ये एक सिंगल डायरेक्शन में परफॉर्मेंट होती है, लेकिन होती क्या है? ये कंबाइंड मूवमेंट है। मिसाल के तौर पर प्योर साइड बेंडिंग, प्योर रोटेशन या खाली फ्लेक्शन या एक्सटेंशन अलोन, तो ये एक ही होती है ये कंबाइंड पैटर्न के साथ ही। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि ये मूवमेंट जो होती है इसका फ़ायदा क्या होता है? स्टेबिलिटी और वही अनवांटेड सेम बातें। स्पेशल कंसंट्रेशन क्या है? स्पेशल कंसंट्रेशन हाइपरमोबाइल के केस में है, पेनफुल के केस में, और अफेक्टेड फेसर सिंड्रोम के केस में है कि थेरेपिस्ट मैनुअली स्टेबलाइज करेगा सेगमेंट ऑपोजिट द मोबिलाइजेशन फोर्स, ताकि दर्द ना हो, इंजरी ना हो, एक्सेसिव मूवमेंट ना हो। अब ये जो अभी हमने टर्म्स पढ़ी हैं, लॉकिंग, लोकलाइजेशन, क्रेनियल लॉकिंग, कोडल लॉकिंग और क्लोज बैक लॉकिंग, ये आपको समझ आ गई होंगी। लॉकिंग का मतलब कि आप स्टेबलाइज कर दो स्पाइनल सेगमेंट को, लोकलाइजेशन के सिर्फ उसी स्पेसिफिक मूवमेंट को अप्लाई करो, क्रेनियल के अबव वाले सेगमेंट को लॉक करो, कोडल में बिलो वाले सेगमेंट को लॉक करो। क्लोज बैक पोजीशन होती है लॉकिंग पोजीशन का दूसरा नाम है। क्विक समरी और फिर एमसीक्यूज। स्पाइनल जॉइंट्स जो होती हैं उनको प्रिसाइसली इफेक्टिव मूवमेंट के लिए आप एक खास पोजीशन देते हो। ये रेस्टिंग, एक्चुअल रेस्टिंग और नॉन रेस्टिंग पोजीशन हो सकती है। जो रेस्टिंग पोजीशन होती है मैक्सिमम जॉइंट प्ले होता है, सेफेस्ट ट्रीटमेंट होता है। जो नॉन रेस्टिंग होती है सबटल डिसफंक्शंस यानी हिडन डिसफंक्शंस को देखती है, इसमें एडवांस स्किल चाहिए होती है, लेकिन बिगनर क्या करेगा? पहले आपको रेस्टिंग में ले जाएगा। जॉइंट लॉकिंग से क्या होता है? एडजेसेंट स्पाइनल सेगमेंट लॉक हो जाते हैं और डिसाइड सेगमेंट को ही सिर्फ ट्रीटमेंट अप्लाई होता है। ओके, एमसीक्यूज। रेस्टिंग पोजीशन जो होती है उसको क्या कहते हैं? उसको लूज बैक पोजीशन भी कहते हैं। रेस्टिंग पोजीशन से क्या होता है? आपके पास मैक्सिमम जॉइंट प्ले अचीव हो सकता है। एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन कब यूज़ की जाती है? जब आपका जो पेशेंट है बरा वो नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन अटेन नहीं कर सकता। नॉन रेस्टिंग पोजीशन मेनली कब यूज़ होती है? ताकि अंदर के जो हिडन डिस्फंक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। पर्पस ऑफ स्पाइनल जॉइंट लॉकिंग क्या होता है कि फोकस किया जा सकता है सिर्फ ट्रीटमेंट को अपने स्पेसिफिक सेगमेंट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट के लिए